गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि ये पिछली बार जैसे हम बताए हुए थे शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में, जिसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद अर्ध आयु के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग को अगला पॉइंट हम लोग पढ़ना है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऐसे तो बताए थे कि जो कोटि की जो अभिक्रिया की कोटि जो है ये कई प्रकार की होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसके बाद द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया तक होती है। इसके बाद इसी में कल तो हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। प्रथम, ये देखिए बोर्ड पर स्पष्ट है, मतलब जरूरी नहीं हमारा क्लियर है बोर्ड पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए कहता है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग जो है एक सांद्र चर पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि का हो गया है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग एक सांद्र चर पर निर्भर करता है, उसको हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं एक सांद्र चर का मतलब ये हो जाता है हम लोग को कि जैसे मान लेते हैं कि अभिकारक ए है, इसके बाद क्या बनाता है, ये प्रतिफल बनाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने सांद्र पद हैं, तो केवल एक पद है, ठीक है, एक सांद्र चर है। उसी तरह अगर टूवे लिख देते हैं, टूवे यानी अभिकारक का टूवे मात्रा ली जाती है, अगर ये प्रतिफल अगर आता है प्रतिफल, तो ये जो है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये हो जाएगा टू लगा हुआ है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अगर हम लोग को अभिकारक का ये 3A अगर हम लोग मात्रा ली जाती है, ये अगर प्रतिफल बनाता है, तो ये हो जाता है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में केवल हम लोग का एक सांद्र पद जो है हम लोग को चर जो है इसमें हम लोग भाग लेता है, द्विचर सांद्र चर भाग लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि। और अभिकारक का 3 और माना कि चर अगर भाग लेते हैं, तो इसको हम लोग तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो हमको प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ना है, तो बस यही हम लोग को हो जाएगा। तो इस तरह से अभी जैसे हम बताए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में, कहता है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग एक सांद्र चर पर निर्भर करता है, उसको हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए अभिकारक ए जो है ये टेंस टू क्या हो जाता है, प्रतिफल, ये क्या है, तो हम लोग को प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे H2O2 इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो जब ये अपघटित होता है तो ये जल में अपघटित हो जाता है और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। इसमें ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 1 3 गो है, इसको बैलेंस कर देते हैं यहाँ पर। तो 2 ऑक्सीजन 2 4 हो गया, यहाँ पर 2 है, 2 से गुणा कर देते हैं, टोटल बैलेंस हो जाता है। तो देखिए ये हम लोग का H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। जब ये अपघटित होता है तो जल और ऑक्सीजन में ये हम लोग को अपघटित हो जाता है, इसलिए dx/dt निकाल देते हैं। dx/dt का मतलब होता है अभिक्रिया का वेग। तो dx/dt जो निकालते हैं तो ये किसके समानुपाती होता है, तो ये हम लोग को H2O2 के, इसमें जो हम लोग का 2 लगा हुआ है, तो चूंकि हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए यहाँ पर केवल हम लोग को एक सांद्र चर से ही मतलब है। ठीक है, यहाँ पर पावर जो है वो हम लोग को 1 जो है छिपा हुआ है, इससे 2 से मतलब नहीं है। इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो बस हमको एक सांद्र पद हमको लेना है। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
dx/dt बराबर, ये समानुपाती हटाएंगे तो बराबर k इंटू कितना हो गया H2O2। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है कहा जाता है ना। इसको अगर मान के लिखना होगा, इसलिए अभिक्रिया की कोटि बराबर तो कितने सामना पद हैं, तो बस एक ही है, इसलिए यहाँ पर अभिक्रिया कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाती है, ठीक है। इसी तरह और भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर और भी ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का एथिल अल्कोहल है, तो एथिल अल्कोहल को भी अगर हम लोग जल से अभिक्रिया कराते हैं, एथिल अल्कोहल C2 एथिल एस्टेट लेते हैं, एथिल एस्टेट ले लेते हैं, तो एथिल एस्टेट का फार्मूला होता है CH3COO एथिल एस्टेट हो गया। जब इसको हम लोग ये जल से अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए टूट करके क्या बनाता है ना, एस्टिक अम्ल बनेगा, यानी CH3COOH बनेगा, फिर प्लस, और फिर इसके बाद एथिल अल्कोहल बनेगा, यानी C2H5OH हो जाता है। इसलिए अभिक्रिया का वेग लेते हैं dx/dt निकाल देते हैं, ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा k। और ये एक चीज और ध्यान दीजिए, ये हम लोग क्या है एथिल मतलब कि एथिल स्टेट है, इसमें जल मिलाते हैं तो ये क्या करता है, जल इसको और पतला घोल बना देता है। इसलिए इसमें परमाणुओं की संख्या अगर देखते हैं कि कौन कौन से इसमें भाग लेते हैं, तो केवल मुख्य रूप से हम लोग का एथिल स्टेट ही भाग लेता है। ये जो जल है इसको क्या करता है, और तनु बनाने का कार्य करता है। तो बस इसमें हम लोग इसी पॉइंट को हम लिखेंगे, ठीक है, जल को नहीं लिखेंगे, बस इसको लिखेंगे। ये एथिल स्टेट CH3COO ना C2H5, बस ये सामना पर, इसलिए अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि कितने पद हैं, तो बस के पावर देख रहे हैं 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर 1 हो जाता है। तो बस यही हम लोग क्या हो जाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। ये सब है। इसी तरह से और भी इससे मतलब नहीं है कि इसके अणुओं की संख्या कितनी है, इससे मतलब नहीं है आपको, बस ये देखना है कि इसका वेग जो होता है एक सांद्र चर पर निर्भर करता है, इसलिए इसका पावर जो है बस 1 ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसे हम लोग करना है। अब इसके बाद ये तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाती है और इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसके बाद ये भी पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात करें, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में, ये 2018 में भी पूछ चुका है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, उसका हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अगर हम लोग व्यंजक ज्ञात करना है, पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात करें। तो देखिए ऐसे तो हम लोग जानते हैं, अभी जैसे एग्जाम्पल बताए थे, तो मान लेते हैं कि ये अभिकारक हो जाते हैं, मान लीजिए अभिकारक हम लोग का ए है, ठीक है, ये क्या करता है, अभिकारक ए जो है क्या बनाता है, ये प्रतिफल बनाता है, ठीक है। शुरू में मान लेते हैं कि अभिकारक की मात्रा जो है ए ली जाती है, जब ए ली जाती है, जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती है उस समय प्रतिफल क्या बनता है जी, कुछ नहीं तो 0 बनता है, ठीक है। जैसे मान लें कि कोई अभिकारक की मात्रा हम लोग क्या है ए ली जाती है, ए ले जाते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती है तो प्रतिफल उस समय क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कुछ समय के बाद, यानी ये हो जाते हैं प्रारंभ में इसकी 1 ग्राम मात्रा ली जाती है, 1 मोल प्रति लीटर ली जाती है, तो अभिक्रिया जब प्रारंभ नहीं होती है तो प्रतिफल 0 हो जाती है। और फिर इसके बाद T समय के बाद ये मान लेते, देखिए T समय का मतलब होता है कुछ समय के बाद, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि अभिकारक में अणुओं में कुछ कमी हो जाती है। जैसे मान लें कि ए है, ये है, इसमें कमी मान लेते हैं कि एक्स की कमी हो जाती है, इसलिए प्रतिफल क्या बनता है, इसकी कमी होती है वही बनता है, एक्स की कमी होती है तो यहाँ पर एक्स बन जाता है, ठीक है।
तो चलिए इसी ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग को हो जाता है। इसलिए अब क्रिया का अगर हम लोग वेग ज्ञात करते हैं, इसलिए अब क्रिया का वेग को तो आप लोग जानते हैं कि dx बाई हम लोग dt कहते हैं, ठीक है। ये किसके समानुपाती होता है, इसके सांद्रक पद के समानुपाती हो जाता है। तो देखिए कितना हो जाता है, यानी a माइनस x हो जाता है, ठीक है। अब इसी ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि dx बाई हम लोग का dt हो गया, समानुपाती हटाएंगे तो बराबर k इंटू कितना हो गया, a माइनस x हो जाता है। अब इसमें देखिए ए भी x वाला है, ए भी x वाला है, तो x वाला एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए इसके नीचे तो हम लोग कॉमन छिपा है, ये बटा नीचे से तिर्यक गुणा कर देते हैं, ठीक है। x वाला यहाँ आ जाता है, इसको हम वहाँ कर देते हैं। तो कुछ नहीं करते हैं, देखिए ऊपर में dx है तो dx हो गया, ठीक है। इसको देखिए ये a माइनस जो x है इसको dt की जगह पर है, dt को इसकी जगह पर, तो ये आ जाता है यहाँ पर, तो a माइनस एक्स हो गया बराबर k पहले से है ये है, तो dt यहाँ पर चला जाता है, तो ये हमको dt हो गया। जब इतना हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, बाय इंटीग्रेशन लिखते हैं, यानी समाकलन करने पर बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन मतलब वही होता है समाकलन करने पर, इसका मतलब ये होता है समाकलन करने पर, ठीक है ना। इसका हम लोग समाकलन कहते हैं। समाकलन पहले भी हम बता चुके हैं डिफरेंशियल और समाकलन के बारे में। इस समाकलन का चिन्ह इसमें दे देते हैं, यहाँ पे इतना है इसमें समाकलन का चिन्ह दे दिया जाएगा, देखिए इतना है तो इसको लिख सकते हैं, समाकलन करना है तो समाकलन का चिन्ह दे देंगे इससे, इसी को समाकलन बोला जाता है, इंटीग्रेशन बोला जाता है। इसके अंदर जो पद दिया गया है इसको हम रख देंगे, ये कितना है हम लोग को जी, ये dx बटा में a माइनस एक्स हो जाता है, बराबर इधर भी समाकलन देंगे, ठीक है। तो चूंकि k क्या है तो हम लोग कांस्टेंट है, तो समाकलन किसका होगा, तो dt का होगा, तो कितना हो जाएगा, k बाहर हो जाएगा, ये dt, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसका हम लोग को समाकलन नहीं होता है। और इसी ध्यान दीजिए, एक फार्मूला होता है, ठीक है, समाकलन का, जो समाकलन दे दिया कि 1 बटा में x इंटू डी एक्स, ध्यान दीजिए ये फार्मूला होता है कि 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, इसका मान कितना होता है, तो log x होता है, log LOG, log x होता है। उसी तरह से ऊपर में हम लोग को 1 छिपा है, 1 बटा में इतना, ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये log हो जाता है, और नीचे में क्या है, a माइनस एक्स। और ध्यान दीजिए इसमें x जो है, x मुख्य हम लोग का पद है, ठीक है ना, x क्या है, ऋणात्मक है, जब ऋणात्मक है तो यहाँ भी हम लोग को माइनस रख देंगे। अगर x यहाँ पर धनात्मक रहता तब यहाँ पर धनात्मक रहता, प्लस रहता, लेकिन जब यहाँ पे x ऋणात्मक है इसका मान भी जो आएगा ये भी ऋणात्मक आएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये k है, ये है तक k, इसके बाद dt है, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t। जब इंटीग्रेशन होता है उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, समाकलन नियतांक लिखते हैं, तो बराबर कितना हो जाता है c, जहाँ जो c है समाकलन नियतांक है, यहाँ सी क्या है, समाकलन नियतांक। जैसे मान लो कि ऐसे भी आप लोग फार्मूला होता है, जैसे dx है, ठीक ना, तो dx का इंटीग्रेशन जो होता है x होता है। उसी तरह अगर माने कि देता है कि अगर dy है, dy का इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन हटेगा तो डी भी हट जाएगा तो केवल y बचेगा। उसी तरह ds का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन d हट जाएगा, केवल x होता है। उसी तरह यहाँ पर dt है, dt का इंटीग्रेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन और d हट जाएगा, केवल हम लोग को t बच जाता है। और जब भी समाकलन हटता है तो इसके बाद हम लोग समाकलन नियतांक हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे प्लस c क्या है, तो समाकलन नियतांक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1,
ठीक है, इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं जब यहाँ पर x भी है और t भी है, जब यहाँ पर लिखेंगे जब t बराबर 0, t बराबर 0 का मतलब है कि समय जो है अगर शून्य नहीं जाती है तो उस स्थिति में कोई रिएक्शन नहीं होता है या कोई उत्पाद नहीं होता है, ठीक है। तो उस स्थिति में x का मान, x क्या है, प्रतिफल है, तो x का मान क्या हो जाएगा, शून्य। अगर t का मान शून्य है तो जो प्रतिफल हम लोग का जो x है इसका भी मान क्या हो जाएगा, शून्य। देख रहे हैं प्रतिफल के रूप में x का मान आया हुआ है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखे ना, प्रारंभ में कोई नहीं होता है, समय शून्य है, तो प्रतिफल भी हम लोग का x का मान हम लोग का शून्य दिया गया है, इस तरह से हो जाता है। अब इसलिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 देख लीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस हो गया, ये लॉग है तो लॉग हो गया, कोष्ठ में देखिए तो a माइनस एक्स का मान तो शून्य है, एक्स जब अपन लोग शून्य बैठा देते हैं, बराबर देखिए ये k है तो k हो गया, इंटू टी भी हम लोग शून्य रखे हुए हैं, यहाँ पर t जब शून्य इक्वल टू c, कितना हो गया, माइनस लॉग, यहाँ पर a में से 0 घटा देते हैं, केवल a बच जाता है, k 0 क्या हो गया 0, तो केवल c बच जाता है, या c का मान इतना हो जाता है। पुनः हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से पुनः समीकरण 1 से, तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना है, ये माइनस लॉग इतना है, लिख देंगे माइनस लॉग a माइनस एक्स बराबर ये kt है तो kt हो गया, और प्लस c का मान तो हम लोग का इतना आ गया है माइनस में, यहाँ पर लिख देंगे माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस c होता है तो प्लस और माइनस माइनस से हो जाता है, माइनस लॉग a, ये भी लॉग है ये भी लॉग है, लॉग वाला हम लोग एक तरफ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये भी लॉग है ये भी लॉग है, तो लॉग वाला एक तरफ कर देते हैं, ये माइनस है बराबर इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा लॉग ए, अब पहले से तो ये है माइनस लॉग कितना है जी a माइनस एक्स है बराबर, अब तो देखिए ये तो इधर आ गया तो बराबर के बाद क्या बच गया, kt बच गया, kt, ठीक है। देखिए ये भी होता है लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स, एक सूत्र होता है कि लॉग m बटा में n, कैसे होता है लॉग m माइनस लॉग n, इतना बराबर सूत्र क्या होता है लॉग m बटा में n, क्योंकि लॉग m बटा में n का सूत्र जो होता है इतना होता है, तो लॉग m माइनस लॉग n है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से जो a दिया है इसको हम लोग m मान लेते हैं और इसको हम लोग n मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा log m माइनस log n, इसका मतलब log m बटा में n। इसी तरह से हम लिखेंगे कितना हो जाएगा log, ये कितना हो जाएगा a बटा में ये हो जाता है a माइनस एक्स हो जाता है बराबर k, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग को मान लेते हैं कि k का मान अगर हम लोग ज्ञात करना है, इसलिए k का मान अगर ज्ञात करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इतना के बाद हमें ये आ जाएगा t, तो ये हो जाएगा 1/t इंटू लॉग a बटा में a माइनस एक्स, तो यही जो है हम लोग का ये मान हो जाता है किसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो व्यंजक है मुख्य रूप से यही होता है, इतना लिख सकते हैं। या कभी कभी हम लोग का ऐसे भी होता है k बराबर 1 के जगह पर ये 2.303 ना बाई टी, यानी इसमें क्या करते हैं कि कभी कभी इसमें इतना से गुना कर देते हैं 2.303 से, इंटू कितना हो गया ये लॉग a बटा में कितना हो जाता है a माइनस एक्स, तो दोनों तरीका से आप लोग लिख सकते हैं, यही जो है अतः यही
अभिष्ट प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है। माने प्रथम कोटि का, ये क्वेश्चन जो है 2018 में ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करें। जैसे जैसे हम व्यंजक हम बताए हैं उसी तरह से आप लिखते हैं, है ना। ये 5 नंबर का सवाल भी पूछ चुका है, 5 नंबर का आता भी है। तो इस तरह से ये जो समीकरण प्राप्त हो रहा है, यही इससे लिखिए चाहे इससे लिखिए, ठीक है, यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये व्यंजक है। इसी तरह से इसको पढ़ने के बाद ये तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गया, ठीक है, इसका व्यंजक भी हो गया। अब इसी तरह से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में हम बताए थे कि वह अभिक्रिया जिसका वेग एक सांद्र चर पर निर्भर करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक उसी तरह इसका भी डिफिनेशन है, कहता है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग दो सांद्र चरों पर निर्भर करता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो दो सांद्र चर पर निर्भर करेगा, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसको हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को सिंपल में कैसे लिख सकते हैं, है ना, कहते हैं अर्थात लिख सकते हैं कि 2a टेंड्स टू कितना हो जाता है, ये प्रतिफल। यानी इसका मतलब ये है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को सिंबल के रूप में इसी तरह से लिख सकते हैं। 2a का मतलब होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये क्या है, अभी ए से अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है तो अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक के फलस्वरूप जो है हमको प्रतिफल बनता है, ठीक ना। अब इसके लिए देखिए इसका कोई व्यंजक नहीं है, ठीक ना। अब इसमें हम आ जाते हैं एग्जाम्पल में। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में जैसे हम लोग को हो जाता है कि इसका भी हम लोग जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। देखिए इसमें भी हम लोग एक और ध्यान दीजिए, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का तो ये हो जाता है, ठीक ना। इसलिए dx बाई अगर dt निकाल देते हैं, dx बाई dt का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अभिक्रिया का वेग जैसे इतना दिया गया है तो अभिक्रिया का वेग निकालना हो तो k इंटू ए का सांद्रण हो जाता है, तो a इसके साथ कितने अणु है, 2, तो 2 इसका पावर हो गया 2। तो इस तरह से देते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग जो होता है कितना होता है, k इंटू ए के पावर 2, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का हो जाता है। इसी में जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में पहला पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे N2O है, N2O जैसे है, इसी को हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, जब ये अपघटित होता है तो किसमें टूटता है जी, N2 प्लस O2 में टूट जाता है। इसको हम बैलेंस कर देते हैं, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन अकेले है, इसमें 2 से गुना कर देते हैं। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया, तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए इसमें dx बाई dt अगर निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा कि ये समानुपाती कितना हो जाता है, N2O ऐसा कितना है, ये हम लोग का और 2 है तो 2 रहेगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है इसलिए हम लोग 2 लिख देते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद देखिए कितना हो जाता है, ये dx बाई dt समानुपाती हटाते हैं तो बराबर k हो जाता है, ठीक ना। तो कितना हो जाता है, N2O का होल स्क्वायर।
आप लोग जानते हैं कि जहाँ के क्या है जी, तो ये हम लोग को नियतांक है, ठीक है। इसलिए अब क्रिया की कोटि, और क्रिया की अगर हम लोग कोटि निकालते हैं तो देखिए इसमें ये जो सांद्र पद दिए गए, सांद्र पद के कितने पावर हैं, खार 2 है, 2 हो जाती है, तो इसलिए द्वितीय कोटि की अपक्रिया इतना हो जाता है। इसी तरह और भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको भी अपघटित करते हैं तो NO में और O2 में बदल जाता है, ठीक है। इसको भी बैलेंस कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, इधर 2 से गुणा कर दीजिए, बैलेंस हो गया। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, ये dx/dt यानी क्रिया का वेग निकालते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा, समानुपाती इसके हो जाएगा, यानी कितना यहाँ पर हो जाता है NO2, यहाँ पर घात हम लोग कितना परमाणु 2 गुना है तो हम 2 देते हैं, ठीक है ना। इसलिए कितना हो जाता है dx/dt, और जो ही समानुपाती हटाते हैं बराबर k इंटू NO2 का होल स्क्वायर। आप तो जानते हैं कि क्या है जी, नियतांक है, इसलिए अब क्रिया की कोटि निकाल दीजिए। इसलिए अब क्रिया की अगर हम लोग कोटि निकालते हैं तो देखिए इसमें जो सांद्र पद दिए गए हैं, सांद्र पद के कितने पावर हैं, 2 है तो 2 हो जाता है, ठीक है। ये तो हम लोग क्या हो जाती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। इसी तरह से हम लोग का तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, 26 हो गए हैं? 26 हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया भी, इसका भी डिफिनेशन उसी तरह होगा। कहता है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग 3 साधारण चरों पर निर्भर करता है, तृतीय कोटि है तो 3 साधारण चर लेते हैं, तो 3 साधारण चरों पर निर्भर करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं ना। अर्थात तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि तृतीय कोटि का है तो इसको 3a लिखेंगे, 3a टेंस टू कितना हो जाता है, यह प्रतिफल हो जाता है, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। अब इसमें जो है इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसलिए इसका अभिक्रिया का अगर वेग हम लोग निकाल देते हैं, अभिक्रिया का वेग तो कितना हो जाता है, ये सांद्रण A का सांद्रण हो जाता है, ये कितने परमाणु है, 3, यही परमाणु यहाँ पे 3 के रूप में आ जाता है, और द्वितीय कोटि का किया जाता है तो उसका पावर 2 हो जाता है, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए तृतीय कोटि की जो अभिक्रिया है इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं इसी में से जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लें कि NO2 है, NO है, NO को जब नाइट्रोजन से हम लोग क्रिया कराते हैं, ठीक ना, नाइट्रोजन से क्रिया कराते हैं तो हम लोग को क्या बनाता है, NO2 बनता है। इसको भी हम लोग बैलेंस कर देते हैं, 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें से 2 से गुणा कर दीजिए, इसलिए इसका निकाल देते हैं dx/dt निकाल दीजिए, तो ये समानुपाती किसके होता है, इसके सामने पदों के बराबर होता है, तो कितना है, इसमें NO है तो NO हो गया, इससे कितने परमाणु है, 2 तो 2 है घात के रूप में आ जाएगा, इंटू नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन हो गया, इससे कितने परमाणु है, कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो कितना हो जाएगा, dx/dt हो जाता है, समानुपाती हटाते हैं तो बराबर k हो जाता है, इंटू यहाँ पर NO का होल स्क्वायर, यहाँ पर n इंटू पावर 1, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, अभिक्रिया की अगर कोटि हम लोग निकालते हैं तो देखिए पावर कितना है, 2 1, ये 2 + 1 बराबर कितना हो गया, 3। इस तृतीय कोटि की हम लोग को अभिक्रिया हो जाती है। इसी तरह से और भी आप लोग दिखा सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि NO है, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जब इसको हम लोग ये क्लोरीन से जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है,
जब इसको हम लोग क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड बनता है, NOCl। इसको कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये तो बैलेंस है नहीं, इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन अकेले हैं तो 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना हो जाती है। ठीक है, इसको जिस तरह से इसका हम लोग निकाले हैं, इसी तरह से इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसलिए कितना हो जाता है, dx/dt समानुपाती ये हो जाता है कितना, NO का सांद्रण हो जाता है, इसका पावर 2, और परमाणु 2 है तो पावर 2 हो जाता है। यहाँ पर हम क्या हो जाता है, क्लोरीन है, क्लोरीन के कितने परमाणु है, 1 परमाणु है, तो कितना हो जाता है, ये dx/dt समानुपाती जो ही हटाते हैं हम लोग का के क्या है, तो एक नियतांक है, कितना हो गया, NO का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो गया, Cl2 का पावर 1। इसलिए अभिक्रिया की कोटि निकाल देते हैं। अभिक्रिया कोटि निकालते तो 2 और 1 है, तो ठीक है, तो 2 + 1 कितना हो जाता है, 3। इस तरह से और भी हम लोग ये मतलब कि एग्जाम्पल लेकर के हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अभी आप लोग पढ़े ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आप लोग पढ़े कि वह अभिक्रिया जिसका वेग एक शानदार चर पर निर्भर करता है उसको हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिसका वेग 2 शानदार चरों पर निर्भर करता है उसको हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और तृतीय कोटि की अभिक्रिया है जिसका वेग जो होता है ये 3 शानदार चरों पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद ये अगला पॉइंट जो है कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।